और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आज के उत्सव मूर्ति श्री एच.एन. कामा साहब, एम.आर. कामा साहब, दोनों सेठियाओं को साहेब जी साहेब, हमारे संपादक मुंबई समाचार के श्री नीलेश भाई, और आज मुंबई समाचार की इस यात्रा को अपना समर्थन, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे जब मोदी जी 20 शताब्दी में आए तब ही मालूम पड़ा कि मुंबई समाचार 200 साल से चल रहा है। और मेरे लिए भी आश्चर्य था कि गुजराती व्यक्ति को गुजरात का इतना प्रमुख समाचार पत्र 2 शताब्दी से चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि 2 शताब्दी तो डायनेस्टीज भी नहीं चलती है, ये अखबार कहां से 2 शताब्दी तक चलेगा। और भाइयों बहनों, मैं सच अर्थ में आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी संस्था को 2 शताब्दी तक चलाना बहुत कठिन होता है, और उसमें अखबार को, और वो भी स्थानीय भाषा के अखबार को चलाना बहुत बहुत कठिन। गुजराती में कहिए तो लोडाना चना चाववा जेवू काम छे। तो कामा परिवार को मेरी बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने गुजराती पत्रकारिता, गुजराती भाषा और पत्रकारिता में एक गुजराती काम करता है तो कैसे विश्वसनीयता खड़ी करता है, इसकी एक मिसाल कायम की है। आपको बहुत बहुत बधाई। कामा साहब, मैं पैदा ही मुंबई में हुआ हूं, बचपन में कई साल मुंबई में आना जाना हुआ रहा भी। मुंबई समाचार के लिए कहते थे, शायद आपके कान पर आया है या नहीं आया है, मगर कहते थे मुंबई समाचार छाप्यू तो ये साचू। ये विश्वसनीयता कि एक बार अगर मुंबई समाचार ने छापी है, उसमें छपी है, तो वो सत्य ही है। बहुत बड़ा तप करना पड़ता है इतनी विश्वसनीयता को अर्जित करते हुए जो मुंबई समाचार है। जब भी मैं पत्रकारिता पर बात करता हूं, पत्रकारों पर बात करता हूं, तब हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि आइडियोलॉजी से जुड़े बगैर का पॉलिटिशियन, विचारधारा से जुड़े बगैर का राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, नेता, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ अखबार अच्छा काम नहीं कर सकता। और मुंबई समाचार ने 203 साल की यात्रा में किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े बगैर एक ही आइडियोलॉजी रखी, अपने वाचकों को वफादार रहना, सत्य उन तक पहुंचाना। और इसी का नतीजा है कि आज तीसरी शताब्दी के भी 3 साल आप पार करके आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए मुंबई आया हूं। विगत 14 सालों से कोरोना का 1 साल छोड़कर मैं हर बार आता हूं। आज भी आया हूं, मगर आया था तो लाल बाग के राजा के आशीर्वाद लेने के लिए, मगर ये पुण्य कार्य में और पुण्य यात्रा में आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया, इसलिए मुंबई समाचार इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज यहां बताया कि पद्म पुरस्कार से
आपको सम्मानित किया गया। आपने काम ही ऐसा किया है कि सम्मान न करे तो पद्म पुरस्कार को थोड़ा जाखप लग जाता, गुजराती शब्द है मगर थोड़ा ओछापन रह जाता। आज ये डॉक्यूमेंट्री आपकी जो यहाँ पर जिसका लोकार्पण हुआ है, जिसका सौभाग्य मुझे मिला, आने वाले कई सालों तक विशेष कर भाषा भाषी पत्रिकाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरा आपसे आग्रह है कि इसका हिंदी और अंग्रेजी डबिंग भी बहुत ढंग से करा लेना चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी की शहादत और नरेंद्र मोदी का 2014 का शपथ दोनों छापने वाला देश में एक ही अखबार है, वो मुंबई समाचार। मुंबई समाचार ने झांसी की रानी ने 23 साल की आयु में जिस कॉज के लिए शहादत ली थी, अपना सर्वस्व न्योछावर करा था, और उस कॉज को सिद्ध करने वाले एक गुजराती ने 2014 में शपथ ली। ये दोनों को आपने रिपोर्ट किया है। ऐसा देश में एकमात्र भाषा भाषी अखबार। सन 57 की क्रांति को आपने रिपोर्ट किया, कांग्रेस की स्थापना को किया, तिलक महाराज के गणेश उत्सव की शुरुआत को भी आपने रिपोर्ट किया, गोखले तिलक महाराज का संघर्ष और गांधी का टेक ओवर, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, आजादी का उत्सव और आजादी के 75 साल। शायद इतनी वेरासिटी में किसी ने रिपोर्टिंग किया होगा, ऐसा एक ही अखबार होगा। और मैं मानता हूं कि इतना लंबा अखबार चलाना एक बात है, अपने उद्देश्यों पर कायम रहते हुए अखबार चलाना एक बहुत कठिन काम है जो आपने किया है। 1962 का चीन युद्ध, कच्छ का भूकंप, स्वतंत्रता का आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र के लोगों का संघर्ष, कई सारे देश के उतार चढ़ाव में स्थित प्रज्ञ रहते हुए आपने मुंबई समाचार को पत्रकारिता के धर्म के अनुसार चलाया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कामा साहब, मैं राजनीति में गृह मंत्री हूं, तो कई बार मुझे कुछ एक विशिष्ट बातों से ही लोग जानते हैं गृह मंत्री के नाते, मगर मैं राजनीति में अच्छाइयों को संग्रहित करने वाली सभी संस्थाओं को सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में गुजराती को जीवंत रखने में, गुजराती को कम से कम बोलचाल से जोड़ने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। और ये मुंबई समाचार का योगदान अगर सर्कुलेशन की दृष्टि से देखे तो आपका योगदान बहुत छोटा है। मैंने पूछा भी कामा साहब को कितना रुपया जोड़ना पड़ता है, तो उन्होंने कहा नहीं अमित भाई, मुनाफा होता है। तो मैंने कहा कितना सर्कुलेशन है, तो 80,000 है। 80,000 के सर्कुलेशन के आंकड़े पर मत जाइए, आपका योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मैं मन से कहता हूं, અત્યારે તમારી ડોક્યુમેન્ટરી હું જોતો તો ફરદુનજીથી શરૂ થઈને કામા સાહેબ સુધી બધા પારસી શેઠિયાઓએ આ સંસ્થા ચલાવી। કદાચ એટલા માટે જ સારી ચાલી છે કે પારસીઓએ ચલાવી છે। अभी माइनॉरिटी के राइट के लिए झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की
इस देश को दिया। मेरे गुजरात में ही आए थे संजाण बंदर पर, और जब राजा ने कहा कि मेरे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप आकर कैसे रहोगे, तो उन्होंने एक दूध का प्याला राजा के पास मंगवाया दरबार में, और दूध में एक चम्मच शक्कर डाला कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, ऐसे हम इस समाज के अंदर घुल जाएंगे। और आज भी पारसी महिलाएं मुझे कोई ऑफिशियल फंक्शन में जहां जहां मिलती है, गुजराती साड़ी पहनकर ही आती है। ये इनका कमिटमेंट है। और देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना हो, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, चाहे बांग्लादेश पर विजय दिलानी हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है। चाहे जमशेदजी ताता हो, चाहे अभी की ताता की पीढ़ी हो, चाहे होमी बाबा हो, चाहे सोली सोराब जी हो, हर क्षेत्र में चुपचाप कोई डिमांड करे बगैर योगदान करना, देते जाना, देते जाना, देते जाना, ऐसा शायद ही किसी देश में कोई माइनॉरिटी होगा। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं सभी दुनिया की माइनॉरिटी आप जैसी हो जाए। जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी डिमांड नहीं किया, सिर्फ योगदान किया। और मुंबई समाचार एक प्रकार से इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कामा परिवार का ये योगदान न हिंदुस्तान भूल सकेगा, न गुजरात भूल सकेगा, न गुजराती भूल सकेगा, ये आप समझ कर। मुंबई के लिए आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, मुंबई नाम का आग्रह रखने वाले जो लोग हैं, इसमें एक मैं भी हूं कि बॉम्बे नहीं, ये मुंबई है। मगर जब बॉम्बे से मुंबई के नाम का बदलाव हुआ, कोर्ट में केस चला, तब आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सबसे बड़ा साक्ष्य मुंबई समाचार का टाइटल था कि ये शहर मुंबई है। और इसके जजमेंट में भी इसका जिक्र। तो एक प्रकार से विरासत को आपने संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है, और गुजराती भाषा को भी संभाल कर रखा है। भाषा की शुद्धि, भाषा का अविरत प्रवाह, भाषा का इतिहास के साथ जुड़ाव, भाषा का संस्कृति के साथ जुड़ाव, भाषा का साहित्य और व्याकरण के साथ जुड़ाव, इसका मैं बहुत आग्रही हूं। आज अभी संचालक महोदय ने कहा कि 2 बच्चियां थी, इनको मैंने पूछा कि गुजराती बोलती हो, समझती हो? दोनों ने बड़े गर्व से कहा हाँ, अच्छे से आता है। मगर दूसरा सवाल आप भूल गए। मैंने उनको पूछा लिखना पढ़ना आता है? तो बोले ना, नहीं आता है। हमारी भाषाएं, हमारी विरासत, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं। हमारा व्याकरण इतना समृद्ध है कि मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं हमारे देश की भाषाओं के व्याकरण के आगे बहुत कम है, ओछी। अगर ये विरासत हम गंवा बैठते और कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। और नरेंद्र भाई इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए नई जो शिक्षा नीति लेकर आए हैं,
इसमें बहुत सारे लोग विरोध भी करने वाले हैं, मुझे मालूम है, मगर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कंपलसरी करने का काम हम लोगों ने। मेरे घर में भी 2 पोतियां हैं, वो संस्कृत सीखे, वो गुजराती सीखे, इसलिए मैं खुद समय देता हूं, उसकी स्कूल में भी जाकर चर्चा करता हूं कि आपकी टीचर गुजराती व्याकरण ठीक नहीं सिखाती। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि घर में कम से कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाएं। हमारी कहावतें, हमारी लोक कथाएं, हमारा साहित्य, उसी से हमारी संस्कृति बढ़ी है। अगर हम हमारी भाषा से अपने आप को काट लेंगे तो हम अपनी संस्कृति से भी काट लेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा कि देश में वृद्धाश्रम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाएगी। अगर दादा और पोती की भाषा एक नहीं रही तो दादा से जुड़ेंगे नहीं, दादा से नहीं जुड़ेंगे तो देश और संस्कृति से भी नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि किसी के माँ बाप को समय नहीं होता है भाई, किसी के माँ बाप को समय नहीं होता है, समय तो दादा दादी को ही होता है। तो जब तक बच्चों को हमारी भाषा हम न सिखाएं, इसको आगे न बढ़ाएं, हमारी भाषा को अगली पीढ़ी को सौंप कर न जाए, हमारा दायित्व समाप्त नहीं होता है। मैं आज युवा पीढ़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूं और सोचता हूं कभी कि मेरे पिताजी माताजी मेरे साथ इस तरह की भाषा में प्रयोग करते तो मैं गुजराती बोल सकता क्या? मैं बहुत छोटा था तब, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मधुकर उपलब्ध कर हमारे आचार्य थे आरबीएलडी में, मराठी सज्जन थे। उन्होंने एक स्पर्धा शुरू की थी जिसमें मुझे 3 साल लगातार अवार्ड मिला था। किसी भी विषय पर 40 मिनट तक बोलना, एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1 से 10 सभी नंबर मुझे मिले थे, बाकी सारे बच्चे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर ही लेते थे। हमारी भाषाओं को संभालना, संजोना, उसको ज्यादा सार्थक बनाना, इसको लचीली बनाना, इसकी सखियों से हमारे शब्दकोश को समृद्ध बनाना। अगर कोई शब्द गुजराती भाषा में है, मराठी में नहीं है, तो मराठी भाषा अगर वो शब्द स्वीकार कर लेती है तो मराठी भी समृद्ध होगी और गुजराती भी ज्यादा लंबा जी। अगर कोई शब्द गुजराती भाषा में नहीं है और मराठी में अच्छा है तो गुजराती भाषा ने भी ओपन होकर अपनी सखी मानकर, अपनी मौसी मानकर वो शब्द को ले लेना चाहिए और शब्दकोश को समृद्ध करना चाहिए। राजभाषा और स्थानीय भाषाओं का विभाग मेरे पास है, गृह मंत्रालय में है। इस पर गृह मंत्रालय ने बहुत सटीकता से काम कर रहा है और हिंदी शब्दकोश का हमने विस्तार किया है और 22,831 शब्द देश भर की स्थानीय भाषाओं से लाकर हिंदी को हमने संपूर्ण भाषा बनाने की दिशा में काम किया। और मैं मानता हूं कि सभी ने अपनी अपनी मातृभाषा के लिए काफी कुछ करना चाहिए। मुंबई समाचार एक दृष्टि से एशिया का सबसे पुराना समाचार पत्र है, विश्व का 3रे नंबर का सबसे पुराना समाचार पत्र है और विश्वसनीयता का सवाल है तब विश्व में विश्वसनीयता बरकरार रखने वाला एकमात्र समाचार पत्र। और जैसे मैंने कहा, ये 200 साल भारत के इतिहास में
बहुत उतार चढ़ाव के साल रहे। आजादी के 75 साल और अब आगे का रास्ता प्रशस्त भी है, स्पष्ट भी है, यशस्वी भी है। मगर 125 साल आगे के सन 47 के पहले के ये बहुत उतार चढ़ाव वाले थे। वो उतार चढ़ाव वाले सभी वर्षों में गुजरात समाचार ने कभी मुनाफे का ध्यान नहीं रखा, पत्रकारिता का धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया और इसके लिए सच अर्थ में गुजरात समाचार, मुंबई समाचार अभिनंदन का पात्र है। और आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है वो 50 मिनट का है। एक भी मिनट एडिट करे बगैर हिंदी और अंग्रेजी में इसको जरूर डब करना चाहिए। पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए। एक स्थानीय भाषा का अखबार 2 सेंचुरी झड़कर आज वैसे ही क्रीज पर टिका हुआ है और निश्चित रूप से तीसरी सेंचुरी लगाने के मूड में है। तो आपने इसको आगे ले जाना है। देश आगे बढ़ रहा है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं। दुनिया पूरी आज डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट अगर किसी को मानती है तो हमारे भारत को मानती है। और G20 में सबसे ज्यादा विकास दर आज हमारा है और बहुत कम समय बाकी है कि हम देश की, दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आने वाला काल, मोदी जी ने इसको अमृत काल का नाम दिया है। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक की हमारी यात्रा भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली यात्रा हम मानते हैं। और एक प्रकार से 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को अपनाया है कि 15 अगस्त 2047 जब आएगा तब हर क्षेत्र में विश्व में भारत नंबर 1 होगा। और मित्रों, ढेर सारी चुनौतियां प्रिंट अखबारों के सामने समय ने खड़ी की हैं और विशेषकर जो भाषाभाषी प्रिंट अखबार हैं उन पर तो और चुनौतियां मंडरा रही हैं। ये सारी चुनौतियों को पार कर यही इसी शहर में कोई न कोई होगा जो आपकी 300वीं वर्ष को भी मनाएगा। ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। ढेर सारी शुभकामना। कामा सेठ के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए जरा। खूब 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 आभार माननीय श्री अमितभाई। आवा भावनात्मक અને વિદ્વતાભર્યા સંબોધન બદલ સમગ્ર મુંબઈ સમાચારના વાચકો અને પ્રેક્ષકો આપને ઊભા થઈને કરતલ ધ્વનિ દ્વારા બિરદાવવા માંગે છે. પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર એન્ડ ગીવ અ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન ટુ અમિતભાઈ ફોર ધીસ લવલી લેક્ચર. થેન્ક યુ. હું મારા પરમ મિત્ર અને મુંબઈ સમાચારના એડિટર નિલેશભાઈ દવેને હવે આપને સંબોધવાની વિનંતી કરીશ. એ વસ્તુ યાદ કરાવતા કે 2014માં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અસલ સુરતી ભાષામાં કહું તો સપાટો બોલાવી દીધો ત્યારે મુંબઈ સમાચારે કેવું શીર્ષક આપેલું એ શીર્ષક પણ રજૂ કરજો અત્યારે. અમિતભાઈ સાહેબને ખાસ સંભળાવજો.